हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर्स पेपर सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम पिछले सालों में आने वाले इंग्लिश क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट नाउ। गाइस, सवाल दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग 10 क्वेश्चंस अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड. Below are given alternatives to the underlined part which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, blacken the circle corresponding to no improvement. मतलब आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें एक भाग अंडरलाइन होगा। आपको बताना है कि इसको रिप्लेस करके कोई दूसरा शब्द वहां पर प्रयोग किया जा सकता है या फिर वो शब्द ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि बदलने की जरूरत नहीं है। लाइक हियर, मुंबई इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है बिकॉज ऑफ को। किसको? बिकॉज ऑफ को। आपको बताना है कि मुंबई इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। ये वाक्य, ये सेंटेंस अपने आप में सही है या फिर इसको रिप्लेस किया जा सकता है। नो इम्प्रूवमेंट, फॉर, एट, इन। ओके गाइज, याद रखना है फेमस फॉर है ना, फेमस फॉर, फेमस फॉर ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज के प्रसिद्ध होने के लिए, किसी चीज के प्रसिद्ध होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए। तो आंसर क्या होगा कि मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। तो जवाब क्या हुआ? फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। क्या मुंबई जो है अपनी टेक्सटाइल को लेकर मशहूर है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन। ओके, क्या है? वह रहता है फार फ्रॉम द स्टेशन। तो अब इसमें से क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट। क्या वाक्य अपने आप में ठीक है? अवे फ्रॉम द स्टेशन, ऑफ द स्टेशन, अलोंग वे फ्रॉम द स्टेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। ओके, तो देखते हैं फार फ्रॉम द स्टेशन को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो किससे करेंगे? हम करेंगे ऑफ द स्टेशन। किससे कर सकते हैं हम? ऑफ द स्टेशन। क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में ऑफ का मीनिंग चेक करेंगे, ऑफ का मीनिंग चेक करेंगे तो क्या आएगा? दूर। क्या आएगा? दूर, यानी किसी चीज से दूर। ओके, उसके अलावा फार ऑफ का अगर आप चेक करेंगे, फार ऑफ का अगर चेक करेंगे तो किसी स्थान से दूर, किसी स्थान से दूर, ये यानी कि मीनिंग आता है। तो यहां पर होगा ही लिव्स ऑफ द स्टेशन, यानी कि ही लिव्स, वह स्टेशन से दूर रहता है। ओके, ये नहीं समझना है कि दूसरे इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं जमेगा। ही लिव्स अवे फ्रॉम द स्टेशन, ये नहीं है। ही लिव्स अलोंग वे फ्रॉम द स्टेशन, ये सही स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो होगा ही लिव्स अलोंग वे अवे फ्रॉम द स्टेशन। यहाँ पर अवे आना जरूरी है। ओके, ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन का सही आंसर क्या होगा? ही लिव्स ऑफ द स्टेशन, वो एक स्थान से दूर रहते हैं, मतलब स्टेशन से दूर रहते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं। ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट, यानी कि चाय पीना एक इंग्लिश आदत। हैबिट का अर्थ क्या करते हैं हम? आदत। ओके, क्या करते हैं? आदत। तो आदत की जगह कौन सा एक दूसरा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं? तो ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश। पहली बात आप इसमें यह समझ लीजिए कि ड्रिंकिंग यहाँ पर क्या है? क्या है? जिरंड है। क्या है? जिरंड है। मतलब नाउन के तौर पर वर्ब के आगे आईएनजी लगाकर नाउन का प्रयोग, नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम जिरंड बोलते हैं। तो ड्रिंक वर्ब है, उसके आईएनजी लगाकर इसको नाउन बनाकर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया है। तो ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। हैबिट सही शब्द नहीं है, यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल होता नहीं है। इंग्लिश कस्टम, नो इम्प्रूवमेंट, कन्वेंशन, ट्रेडिशन। देखो पहले तीनों शब्दों को समझ लेना जरूरी है कि तीनों का अपने आप में अर्थ क्या है। ओके, यहाँ पर चेंज तो होगा लेकिन कस्टम होगा। क्या होगा? कस्टम। यानी ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश
कस्टम इज एन इंग्लिश कस्टम, क्योंकि कस्टम का अर्थ होता है परंपरागत तरीके से किए जाने वाले काम। परंपरागत तरीके से किए जाने वाले ओके, याद रखना है कस्टम किसे बोलते हैं, परंपरागत तरीके से किए जाने वाले काम। अब कन्वेंशन किसे कहते हैं, अब ये हम जो काम करते हैं काम के तरीके को क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। ओके, फिर ट्रेडिशन किसे बोलते हैं, ट्रेडिशन थोड़ा सा बड़ा शब्द है, मतलब एक पीढ़ी से, मतलब पीढ़ियों में जो चीजें यानी कि स्थानांतरण कर जाती है, पहुंच जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली परंपरा, पीढ़ी में जाने वाली परंपरा, इसे क्या कहते हैं, ट्रेडिशन। क्या कहते हैं, ट्रेडिशन। तीनों शब्दों का अर्थ समझ लें। कस्टम बोलते हैं परंपरागत तरीके से किए जाने वाले काम करने के तरीके को बोलते हैं कन्वेंशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली परंपरा को हम ट्रेडिशन कहते हैं। तो ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम, ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम, ये सही उत्तर होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मिस्टर मुखर्जी, क्या है, मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस इजंट इट। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है। आमतौर पर हम वाक्य कैसे बनाते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं वाक्य, तो वो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, या फिर WH वर्ड से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस यानी एक असर्टिव सेंटेंस के तौर पर वाक्य आया है, लेकिन उसके आखिर में क्वेश्चन टैग लगाकर, क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन टैग लगाकर वाक्य यानी इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाया गया है। यहाँ पे सवाल ये है कि मिस्टर मुखर्जी 10 ज़बानें जानते हैं, 10 भाषाएं जानते हैं, तो इसके बाद ये जो क्वेश्चन टैग लगाया गया है वो अपने आप में ठीक है या इनमें से कोई इसको रिप्लेस कर सकता है। तो इजंट इट, इज इट राइट आंसर और रॉन्ग, देखते हैं। डजंट मुखर्जी या नो इम्प्रूवमेंट, हैजंट ही, डजंट ही। ओके, फंडामेंटल एक दो यानी रूल आपको याद रखने हैं, यानी क्वेश्चन टैग के फंडामेंटल्स में से ये है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। ये पहला फंडामेंटल है। ओके, दूसरा फंडामेंटल आपको याद ये रखना है कि क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन नहीं इस्तेमाल किया जाता है, यूज प्रोनाउन। क्या, प्रोनाउन, यानी कि डजंट मुखर्जी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुखर्जी नाउन इस्तेमाल हुआ है और मुखर्जी के लिए आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते, ही। तो ये दो फंडामेंटल याद रखने हैं कि यूज प्रोनाउन ऑलवेज इन क्वेश्चन टैग, ये बात याद रखनी है। तो अब तीसरा देखते हैं, हैजंट ही, ये भी नहीं आएगा। डजंट मुखर्जी, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नाउन आया है। हैजंट ही इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो असर्टिव सेंटेंस दिया गया है उसमें हैज का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, इजंट इट भी नहीं आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में इज एम आर मतलब कंटिन्यू सेंटेंस नहीं है। तो फिर क्या आएगा, डजंट ही आएगा। सही आंसर क्या है, डजंट ही। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है कि मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस, यहाँ पर भी 5th आई है, वर्ब की 5वीं फॉर्म आई है नोज, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम डज लगाएंगे और डज से बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा तो बनेगा डजंट ही। ओके, आगे देखते हैं। दे स्पोक अबाउट द वेदर, आपको बताना है कि स्पोक के बाद ये अबाउट, ये जो पूरा वाक्य है सेंटेंस है ये ठीक है। क्या आपने सुना है कि स्पोक के बाद ऐसे बोला जाता है,
या सेड के बाद अबाउट द वेदर, या टॉक्ड, एक्सप्रेस्ड, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, बोलने की बात है यहाँ पर, इसके लिए आपको लिंग्विस्टिक सेंस का सहारा लेना पड़ेगा कि इस्तेमाल कैसे होता है। तो इस्तेमाल होता है द टॉक्ड अबाउट द वेदर, उन्होंने मौसम के बारे में बात की। द टॉक्ड अबाउट द वेदर, यानी द सेड अबाउट इस्तेमाल नहीं होता है, एक्सप्रेस्ड अबाउट इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन टॉक्ड अबाउट इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, टॉक्ड अबाउट द वेदर। ओके, आगे देखते हैं। He is wanting in a little common sense। ओके, ये क्या है भाई, ये है want in का अर्थ होता है lack। want in का अर्थ क्या होता है, lack। want in का अर्थ क्या होता है, lack। ओके, कमी होना। lack का अर्थ क्या होता है, कमी होना। तो यहाँ पर है कि he is wanting in a little common sense, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, he is lacking in, lacks, needs some और improvement। हम इसको रिप्लेस करेंगे lacks से। किससे, lacks से। want in का अर्थ होता है lack, और हम यहाँ पे सब्जेक्ट ही lacks common sense। एक बात आपको याद रखनी है कि lack के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, lack के साथ नहीं आता है। ओके, प्रीपोजिशन नहीं आता है, नहीं आता है, याद रखना है। ओके, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, ही लैक्स कॉमन सेंस, मतलब उसके अंदर कॉमन सेंस की कमी है। आप यहाँ कंफ्यूज ना हो जाएं, LACK मतलब कमी होना, और LAKE मतलब झील। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ये तो है कमी और ये है झील, बहुत इस्तेमाल होता है ये। ओके, अगला सवाल, इट्स हाई टाइम दैट यू गो होम। तो नो इम्प्रूवमेंट, आर गोइंग, वेंट, गोन, क्या आएगा, गो की जगह आर गोइंग आएगा, वेंट आएगा, गोन आएगा, या ये अपने आप में सही है। आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट याद रखना है, फंडामेंटल रूल याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इट्स हाई टाइम या इट्स टाइम, इसके बाद अगर कोई वाक्य आता है तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लाइक हियर, इट्स हाई टाइम दैट यू वेंट होम, दैट यू वेंट होम, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। ये फंडामेंटल रूल है कि इस तरीके के कोई वाक्य हो जो शुरू होते हो इट्स हाई टाइम और उसके बाद एक सेकंड क्लॉज हो, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो वाक्य क्या बनेगा, इट्स हाई टाइम दैट यू वेंट होम। ओके, अगला सवाल देखते हैं। The second pigeon flew just as the first pigeon had flown। यानी दूसरा कबूतर उड़ा जिस तरह से पहला कबूतर उड़ा। अब यहाँ पर पिजन हेड फ्लोन को रिप्लेस किया जा सकता है। नो इम्प्रूवमेंट है, हेड डन है, वन हेड डन है, वन हेड फ्लोन अवे है। ओके, बदला तो जा सकता है और बदलना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक ही क्रिया है, एक ही वर्ब है जो दो अलग अलग पिजन ने की है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही क्रिया को, एक ही वर्ब को रिपीट किया जाए, बल्कि हम इसकी जगह क्या बोल सकते हैं, द सेकंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट वन हैड डन। जिस तरीके से पहला उड़ चुका था उसी तरीके से दूसरा भी उड़ गया। तो यहाँ पर ये इंग्लिश का तरीका है कि अगर आप एक ही वाक्य में एक ही काम को बताना चाह रहे हो दो अलग अलग सब्जेक्ट के जरिए से, तो जरूरी नहीं है कि आप उस वर्ब को रिपीट करें, बल्कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द सेकंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट वन हैड डन। जिस तरीके से पहला पिजन उड़ा था उसी तरीके से दूसरा भी उड़ गया। ओके, अगला सवाल देखते हैं। द ओल्ड मैन हैज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज। यानी कि जो बूढ़ा आदमी है उसने उम्र से, अपनी आयु से यानी एक्सपीरियंस लिया है, हासिल किया है, उसको अपनी आयु से एक्सपीरियंस मिला है। तो एक्वायर्ड एक्सपीरियंस को हम नो इम्प्रूवमेंट, यानी इसमें नो इम्प्रूवमेंट कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, या हम कर सकते हैं इसको द ओल्ड मैन हैज एक्सपीरियंस्ड थ्रू एज, डेवलप्ड एक्सपीरियंस, गॉट एक्सपीरियंस। ओके गाइज, अगर सिर्फ बात इतनी हो ना द ओल्ड मैन हैज एक्सपीरियंस्ड, तो बात हो सकती है कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस का भी प्रयोग करें, लेकिन डेवलप्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा, गॉट एक्सपीरियंस इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर ये नो इम्प्रूवमेंट है कि
एक बूढ़े व्यक्ति ने एक्सपीरियंस लिया, हासिल किया, प्राप्त किया थ्रू एज, अपनी उम्र के जरिए, मतलब उम्र के साथ साथ उसे क्या हुआ, एक्सपीरियंस मिलता गया। तो सही जवाब क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। In the following two questions, 4 words are given in each question, out of which only one word is correctly spelled. Find the correctly spelled word and mark your answer in the answer sheet. मतलब एक सही शब्द है जिसको गलत तरीके से दिया गया है, स्पेल्ड यानी कि उसकी गलत दी गई, स्पेलिंग गलत दी गई है। आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सही स्पेलिंग के साथ यहाँ पर गिवन है। ओके, तो सही आंसर है फैक्सिमिले। फैक्सिमिली या फैक्सिमिले बोलते हैं इसको, फैक्सिमिली, फैक्सिमिली। क्या बोलेंगे इसे, फैक्सिमिली या मिली, फैक्सिमिली या मिली। इसका अर्थ क्या होता है, कॉपी। क्या, कॉपी, डुप्लीकेट बोलते हैं ना अपन, अनुचित्र। अनुचित्र तो इस्तेमाल नहीं होता है, हिंदी का है, हम ज्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं, कॉपी। इसका अर्थ क्या होता है, कॉपी, एकदम डुप्लीकेट। ओके, अगला सवाल है एक्वेरियम। अब इनमें से इस शब्द का सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है, ए बी सी डी। तो सही है एक्वेरियम। के कौन सा है, एक्वेरियम, मतलब AQUARI एम, एक्वेरियम। इसको अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो एक्वेरियम पढ़ेंगे इसको। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मछली घर। क्या होता है, मछली घर। क्या होता है, मछली घर को क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इन द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। ओके, याद क्या रखना है कि सवाल में सिर्फ इंपॉर्टेंट शब्द मालूम होना जरूरी है। कि यहाँ सवाल क्या पूछा गया है कि गिवन वर्ड का अपोजिट बताना है आपको। कौन सा, अपोजिट, विलोम शब्द, उल्टा। तो डिस्कॉन्सोलेट, अगर आपको डिस्कॉन्सोलेट का अर्थ मालूम है तो कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाएंगे। अगर डिस्कॉन्सोलेट का अर्थ मालूम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सवालों को हल करना। तो यहाँ पे डिस्कॉन्सोलेट का अर्थ होता है उदास। क्या होता है, उदास। क्या बोल सकते हैं, उदास। दूसरा हम बोल सकते हैं निराश। तीसरा हम बोल सकते हैं परेशान, गमगीन। ये सारे शब्द आते हैं किसकी मीनिंग में, डिस्कॉन्सोलेट। अब आपको बताना है कि इन मीनिंग को लेकर डिस्कॉन्सोलेट का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है। जॉयस, अनप्रेजुडिस्ड, प्रोमिनेंट, थैंकफुल। थैंकफुल बोलते हैं हम यानी कि शुक्रगुजार। किसको बोलते हैं हम, शुक्रगुजार को। किसको, शुक्रगुजार को। किसको बोलते हैं, सॉरी, शुक्रगुजार को। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट किसे बोलते हैं हम, प्रमुख, प्रसिद्ध होता ना, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, तो उनके लिए हम प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। अनप्रेजुडिस्ड बोलते हैं निष्पक्ष। किसको बोलते हैं, निष्पक्ष। ओके, जॉयस बोलते हैं हम आनंदित। किसको बोलेंगे, आनंदित। तो अपोजिट कॉन्सोनेंट का अपोजिट हुआ जॉयस मतलब आनंदित। तो सही जवाब क्या है, आनंदित, जॉयस। ओके, अगला सवाल देखते हैं। ट्रेमलस, ट्रेमलस का अर्थ क्या है। अगर ट्रेमलस का, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इसका अर्थ होता है कांपता हुआ, कांपता हुआ मतलब डरा हुआ, कांपता हुआ मतलब डरा हुआ। तो अब इसका अपोजिट क्या है, हेल्दी, ओबीज। हेल्दी का मतलब स्वस्थ, ओके। ओबीज का मतलब मोटा, तनावर मतलब बढ़िया, कहने का मतलब बढ़िया। यंग, जवान। स्टडी मतलब स्थिर, स्टडी मतलब स्थिर। इसको बोलते हैं स्टडी मतलब स्थिर। जमा हुआ, टिका हुआ, अटल, अटल भी बोल सकते हैं अपन। तो कांपता हुआ, डरा हुआ, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, स्वस्थ, मोटा, तनावर, जवान या स्थिर, अटल। तो हमें मालूम हो गया
स्टडी जो शब्द है वो इसका अपोजिट वर्ड है ट्रेमलस का। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फेक का अपोजिट बताना है आपको। फेक बहुत ज्यादा प्रचलित है अपने फेक न्यूज को लेकर, फेक एंकरिंग को लेकर, फेक न्यूज चैनल्स को लेकर। तो फेक का अपोजिट क्या है? फेक का अपोजिट है रियल। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। फेक का अपोजिट क्या है? रियल, क्योंकि फेक का अर्थ होता है अवास्तविक, वास्तविक, जो सच्चा ना हो, और रियल का मतलब वास्तविक। ओके, रियल का मतलब वास्तविक। फैंसीफुल मतलब क्या होता है? फैंसीफुल का अर्थ होता है काल्पनिक। क्या? काल्पनिक, मतलब ऐसे ही बनाया हुआ, बनावटी जिसे बोल सकते हैं हम। आइडियल किसे बोलेंगे? आइडियल बोलेंगे आदर्श संबंधी, आदर्श संबंधी, आइडियल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसीलिए कहते हैं ना आइडियलिज्म का शिकार है, मतलब आदर्शवादी सोच रखता है। ओके, रॉन्ग किसे बोलते हैं? गलती। ओके, तो यहाँ पर फेक का अपोजिट क्या है? रियल, अवास्तविक। फैंसीफुल में वास्तविकता नहीं होती है, वो भी बनावटी होता है। आइडियल आदर्शवादी, और आदर्शवादी आइडियलिज्म, रॉन्ग गलती। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो जवाब क्या होगा? रियल। अगला सवाल देखते हैं। In the following 5 questions, sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 and indicate by blackening the appropriate circle in the answer sheet. Okay? कुछ भी नहीं है, सवाल सिंपल है। नीचे वाक्य दिया जाएगा, आपको appropriate word उसके साथ इस्तेमाल करना है। जैसे he went there, वो वहां गया। अब वो पैदल गया है, ये तो बात तय है, लेकिन अब पैदल जाने के लिए कौन सा इस्तेमाल ठीक है? विद फुट, बाय फुट, वॉकिंग ऑन फुट और ऑन फुट। तो वो चला गया तो वॉकिंग तो ठीक ही नहीं है। ओके, विद फुट इस्तेमाल नहीं होता है, बाय फुट भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो सही जवाब क्या है? ऑन फुट। ऑन फुट, ऑन फुट इस्तेमाल करते हैं पैदल के लिए। इसके लिए पैदल, यानी कि पैरों पे चलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन फुट। तो सही जवाब क्या होगा? He went there on foot, वो वहां पैदल गया। अगला सवाल देखते हैं। After a long illness, I am happy to see you. I am happy to see you। अब यहाँ पर by and by आएगा, up and about आएगा, या up and down आएगा, up and down आएगा। ओके, after a long illness मतलब काफी बीमार रहने के बाद, या काफी बीमारी देखने के बाद, या तुम बीमार रहे उसके बाद। आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी टू सी यू, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट क्या अर्थ होता है? अप एंड अबाउट का, अप एंड अबाउट का अर्थ होता है यानी आप पूरे तरीके से वापस सक्रिय हो गए, यानी पुनः सक्रिय होना, पुनः सक्रिय होना मतलब अपने रूटीन में आ जाना, सक्रिय होना। मतलब जो बीमारी के बाद का टाइम है उसमें आपने वैसे ही यानी कि काम करना शुरू कर दिया जिस तरीके से पहले आप काम करते थे। मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट। ओके, ये पाइज एंड केक्स एंड मिसेस रेड्डीज स्पेशलिटी। एंड यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक है, ये नहीं है यहाँ पर। मेकिंग पाइज एंड केक्स यानी कि पाइज और केक्स बनाना, यहाँ पर भी याद रखना है मेकिंग क्या है, जिरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मतलब V1 है मेक और उसके साथ ING लगाकर उसको नाउन बनाकर यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि पाइज और केक्स बनाना मिसेस रेडीज स्पेशलिटी। तो क्या आएगा? इज आएगा, हैज आएगा, वर आएगा, आर आएगा। ओके, हैज नहीं आएगा, वर भी नहीं आएगा, प्लूरल सेंस है, आर प्लूरल सेंस है, हैज सिंगुलर सेंस है, लेकिन उस तरीके का ये वाक्य नहीं है। तो स्टेट बताने के लिए हम आमतौर पे कंटिन्यूस के ऑक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मेकिंग पाइज एंड केक्स इज स्पेशलिटी। ओके, अगला सवाल देखिए। द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड विद वीड्स। ओके, क्या आएगा? वीड्स आएगा, इन्फेस्टेड विद
वीड्स आएगा। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसमें शब्द नए हैं, यानी कि वीरान जो गार्डन है वो घास फूस से भरा हुआ था, वो घास फूस से भरा हुआ था। इन्फेस्टेड विद होता है किसी चीज से भरा होना, इन्फेस्टेड विद यानी क्या हो जाएगा, किसी चीज से भरा होना, किसी चीज से भरा होना। भरा होना, तो क्या अर्थ होगा कि जो वीरान गार्डन था या बगीचा था, बाग था, वो यानी भरा हुआ था वीड्स यानी घास फूस, घास फूस, ओके, घास फूस से भरा हुआ था। तो जवाब क्या होगा, विद, क्या होगा, विद। यू मस्ट योर कैरियर विद ऑल सीरियसनेस, तुम्हें चाहिए, योर कैरियर तुम्हारा जो कैरियर है, विद ऑल सीरियसनेस, अब परस्यू, कंप्लीट, फॉलो, डायरेक्ट, तो सही जवाब होगा परस्यू। क्या आएगा, परस्यू। अब परस्यू क्यों आएगा ये देख लो, परस्यू इसलिए आएगा कि अगर यू मस्ट कंप्लीट योर कैरियर, तो ये बात ठीक नहीं रहेगी कि तुम्हें अपना कैरियर कंप्लीट करना चाहिए ऑल सीरियसनेस, पूरी सीरियसनेस के साथ। फॉलो, यू मस्ट फॉलो योर पैशन तो ठीक है, लेकिन यू मस्ट फॉलो योर कैरियर ये बात जमती नहीं है। विद ऑल सीरियसनेस, यू मस्ट डायरेक्ट योर कैरियर विद ऑल सीरियसनेस, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, तो बचा क्या, परस्यू। अब परस्यू का अर्थ होता क्या है, परस्यू का अर्थ होता है आप किसी चीज की तलाश में लग जाते हैं, आप किसी चीज की तलाश में लग जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परस्यू, मतलब आप छानबीन करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर परस्यू मीनिंग ठीक होगा। यू मस्ट परस्यू योर कैरियर विद ऑल सीरियसनेस, तुम्हें अपने कैरियर को लेकर सोचना चाहिए, तलाश करना चाहिए, उसमें लगा रहना चाहिए। जारी रहने का भी मीनिंग आता है, परस्यू यानी जारी रखना, जारी रखना, जारी रखना, ओके, तलाश, तलाश करना, ये सारे मीनिंग परस्यू के आते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, सही जवाब क्या होगा, परस्यू विद ऑल सीरियसनेस। ओके, अगला सवाल देखते हैं। In the following 3 questions, out of the 4 alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word and mark it in the answer sheet. ओके, आपको दिए गए शब्द का एक एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है जो उस शब्द के अर्थ को बता सके। जैसे प्री डायलेक्शन, अगर प्री डायलेक्शन का अर्थ मालूम है आपको, तो प्री डायलेक्शन का अर्थ होता है पक्षपात। क्या होता है, पक्षपात। हम किसी का पक्ष लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, पक्षपात। तो इसका अर्थ जो बताने वाला है शब्द, रिलेटेड शब्द है, वो कौन सा हो सकता है, फेवर, प्रेजुडिस, प्रेफरेंस, विम। ओके, तो जवाब क्या है, फेवर। फेवर ही है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं उसके फेवर में हूं, मतलब मैं उसके पक्ष में हूं। तो फेवर का अर्थ भी क्या होता है, कहीं ना कहीं पक्ष ही होता है, पक्ष लेना, पक्ष, पक्ष लेना। ओके, प्रेजुडिस का अर्थ क्या होता है, भेदभाव, भेद भाव करना, बदजनी, किसी के बारे में गलत थॉट्स रखना। ओके, प्रेफरेंस का अर्थ क्या होगा, तरजीह, मतलब दो चीजों में से किसी एक चीज को यानी कि तरजीह देना, उसको आगे रखना, दो चीजों में से किसी एक चीज को आगे रखना। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी, मतलब मैं कॉफी से ज्यादा चाय को तरजीह देता हूं, मतलब उसको पसंद करता हूं। विम, विम का मतलब होता है, विम का मतलब होता है ख्याल। क्या होता है, ख्याल। और होता है वहम, और क्या अर्थ होता है, वहम। और धुन, धुन जिसे बोलते हैं ना, लग जाती है किसी को, उसको तरंग, ये सारे मीनिंग किसमें आते हैं, विम के। और प्रेफरेंस यानी तरजीह, और प्रेजुडिस मतलब भेदभाव, फेवर यानी पक्ष लेना। तो प्री डायलेक्शन से रिलेटेड शब्द अगर वो मीनिंग दे सकता है तो वो है फेवर। अगला देखते हैं डिवोट। डिवोट शब्द से रिलेटेड कौन सा शब्द है, आपको ये बताना है। ओके, डिवोट का मतलब होता है आप अपने आप को किसी चीज के लिए वक्फ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। ओके, मतलब आप अपने आप को पूरा उसके लिए लगा देते हैं, तो उसको डिवोट बोलते हैं। मजहबी सेक्टर में इस शब्द को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए डिवोटीज बोला जाता है उन लोगों को जो यानी ईश्वर के लिए अपने आप को खपा देते हैं, उसके लिए लगा देते हैं, उनको डिवोटीज बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ बताने वाला कौन सा शब्द हो सकता है, डेडिकेटेड, सोलम, पायस, लॉयल। ओके, याद रखना है डेडिकेटेड भी वही मीनिंग रखता है जो
डिवोटी में। डेडिकेशन बोलते हैं ना, यानी आप अपना सब कुछ लगा दे किसी चीज के लिए, तो उसको हम डेडिकेशन बोलते हैं। तो डिवोट रिलेटेड टू मीनिंग डेडिकेटेड। सोलम बोलते हैं असल में यानी कि संजीदा को, किसको? संजीदा, मतलब सीरियस बोल सकते हैं अपन। ओके। पायस बोलते हैं मजहबी को, मजहबी मतलब यानी कि मजहब से ताल्लुक, रिलेशन रखने वाला, संबंध रखने वाला। लॉयल बोलते हैं वफादार को। ओके। अगला सवाल देखते हैं, सही जवाब क्या होगा? डिवोटी, डिवोट का डेडिकेटेड याद रखना है। सॉरी यहाँ पर ये सवाल है एफईजी, रिफ्यूजी नहीं है। यहाँ पर क्या है सवाल? एफईजी। एफईजी कैसे लिखा जाता है? AFFIGY। असल में ये टेक्निकल थोड़ी सी एडिटिंग प्रॉब्लम है। अब एफईजी का आपको अर्थ बताना है कि इसमें से एफईजी से रिलेटेड कौन सा शब्द है। अब अगर आपको एफईजी का अर्थ मालूम है तो आप ये बता पाएंगे। एफईजी का अर्थ होता है मूर्त। क्या होता है? मूर्त। पुतला बोलते हैं ना अपन, उसे ही असल में क्या क्या कहा जाता है? एफईजी। रावण के दिन जो जलाया जाता है उसे एफईजी ही कहा जाता है। ओके। रिफ्लेक्शन का अर्थ क्या होता है? रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है प्रतिबिंब। क्या? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब तो रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये तो उससे रिलेटेड नहीं है। ऑर्गन यानी अंग हो गया, ऑर्गन यानी अंग हो गया। इमेजरी यानी ख्याली, ख्याली तस्वीर होती ना कोई भी, मतलब आप बस दिमाग में एक चित्र बना लेते हो, वो इमेजरी होगा। लेकिन डम्मी, डम्मी वो शब्द है जो एफईजी से रिलेटेड है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। मिट्टी का पुतला बोल सकते हैं अपन, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मिट्टी का ही हो। वो आजकल डम्मी शोरूम में बहुत इस्तेमाल की जाती है, जिनके ऊपर लोग कपड़े लगाते हैं, तो उनको भी डम्मी बोला जाता है, मिट्टी का पुतला। तो एफईजी से रिलेटेड कौन सा शब्द है? डम्मी। ओके। ओके गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय।